स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फादर रिटर्निंग होम कविता पढ़ाने जा रही हूँ। यह फादर रिटर्निंग होम का पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको इस कविता का लाइन मीनिंग बताऊंगी और दूसरे वीडियो में मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच, टाइटल और मैसेज बताऊंगी। यह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है जिसे हम आत्मकथात्मक कविता कहते हैं। इस कविता में कवि अपने पिता की भावनाओं को दर्शाना चाहते हैं। उनके पिता रोज ट्रेन से आना जाना करते थे और काफी मेहनत करते थे, परंतु इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बूढ़े होने के बाद वो काफी अकेलापन महसूस करने लगे। वह अपनी भावनाओं को किसी के साथ नहीं बांट पाते थे। किसी के पास वक्त नहीं था पिता से बात करने का। पिता की जिंदगी नीरस और अंत में अपनी खुशियां को ढूंढने के लिए वह अपने पास्ट में अर्थात अतीत में चले जाते हैं, अपने पूर्वज को ढूंढने लगते हैं या कभी-कभी वो फ्यूचर में चले जाते हैं, अपनी खुशियां अपने पोता पोती में ढूंढने लगते हैं। यह पोयम फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, अतः इस पोयम में कोई राइम स्कीम नहीं है। जैसे कवि के जीवन में कोई लय नहीं था, वैसे ही इस पोयम में भी कोई रिदम या लय नहीं है। चलिए हम अब फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। कविता में सिर्फ 2 स्टैंजाज हैं। पहले मैं आपको जितने भी कठिन शब्द हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मैं आपको उनका मीनिंग बताऊंगी, फिर हर लाइन का अर्थ समझाऊंगी। चलिए अब हम लोग पहला और दूसरा लाइन देखते हैं। पहला लाइन है, माय फादर travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. मेरे पिता देर रात को ट्रेन से घर आते हैं। वह बाकी यात्रियों के साथ पीले लाइट के नीचे खड़े रहते हैं। वह देर रात आते हैं मतलब काफी देर तक काम करते हैं। और येलो लाइट नीरसता को दर्शाता है, अतः मेरे पिता का जीवन जो है काफी नीरसमय है। अब हम थर्ड लाइन देखते हैं। Suburbs slide past his unseeing eyes. सबब का मतलब है उपनगर या हम कह सकते हैं शहर का बाहरी भाग। अनसीइंग का मतलब है अनदेखा, आंखें खुली हो परंतु जो ध्यान नहीं दे रहा हो। ट्रेन जो है वह सबब को पार कर रहा है, परंतु पिता का कोई ध्यान उस ओर नहीं है। उनके मन में कोई उत्साह नहीं है। फोर्थ और फिफ्थ लाइन हम देखते हैं। His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books. Soggy का मतलब है गीला। उनके शर्ट और पैंट दोनों ही गीले हो गए हैं। काले रेनकोट में मिट्टी लगा हुआ है और बैग पुस्तकों से भरा हुआ है। कवि ने रेनकोट के लिए काले रंग का इस्तेमाल किया है। इसका अर्थ है उनके जीवन में कोई रंग नहीं था। अब हम 6th और 7th लाइन देखते हैं। 6th लाइन है, is falling apart his eyes dimmed by a fade homeward through the humid monsoon night. Falling apart का अर्थ है गिरना। डिम्ड का अर्थ है कम
दिखना। पिता का बैग पुस्तकों से भरा हुआ है और बैग बार बार कंधे से गिरा जा रहा है। इससे ये प्रतीत होता है कि पिता काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनकी आंखें ज्यादा उम्र की वजह से अब धुंधली हो गई हैं। इस बारिश की नमी वाले मौसम में घर जाना है, यह सोचकर भी उनकी आंखों में कोई उल्लास नहीं रह गया है। आंखें अब फीकी पड़ गई हैं। अब हम 8th, 9th और 10th लाइन देखते हैं। Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform. वो ट्रेन से उतरते हैं, उत्साह के साथ नहीं बल्कि बड़े भारी मन से, जैसे वाक्य में से एक शब्द की बड़ी कम अहमियत होती है, वैसे ही उन्हें लगता है उनकी कोई जरूरत या अहमियत अब नहीं रह गई है। कहने का तात्पर्य है, लोगों को उसके पिता से कोई मतलब नहीं है, वह उतरे या न उतरे। वह जल्दी से जल्दी उस ग्रे प्लेटफॉर्म को पार कर घर पहुंचना चाहते हैं। यहाँ जो ग्रे शब्द है वह कुंठा या सुस्ती का प्रतीक है। अतः हम कह सकते हैं वो जिंदगी के इस कुंठित मार्ग को पार कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब चलिए हम 11th और 12th लाइन देखते हैं। Crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. वह रेलवे लाइन को क्रॉस कर गली में घुस जाते हैं। हालांकि उनकी चप्पलों में मिट्टी लगी हुई है, परंतु फिर भी वो जल्दी जल्दी चलते हैं और घर पहुंचना चाहते हैं। 10th लाइन और 12th लाइन में कवि ने हरीज शब्द का इस्तेमाल किया है। यह बताता है कि पिता इस वेदर और ग्रे प्लेटफॉर्म, इस मडी स्ट्रीट से भागना चाहते हैं। उन्हें अब शांति चाहिए। चलिए अब हम सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। Home again I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. स्टेल का माने है बासी, वीक टी का अर्थ है फीकी चाय या हम कह सकते हैं कम दूध वाली चाय। घर आने पर कवि उन्हें फिर से वीक टी और बासी रोटी खाते देखते हैं। साथ ही पिताजी पुस्तक भी पढ़ते रहते हैं। He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. Contemplate का माने है मनन करना, विचार करना। Estrangement का मतलब है अनबन। पिता फिर बाथरूम चले जाते हैं और वहां जाकर विचार करते हैं। इससे यह पता चलता है कि उनकी दुनिया कितनी छोटी हो गई है। सोचने के लिए भी घर नहीं, उन्हें बाथरूम में जाना पड़ता है। जो उपेक्षा बाहर थी वही अब घर में भी है। इंसान द्वारा बनाए गए इस संसार में भी मनुष्य अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। अब हम 5th, 6th और 7th लाइन करेंगे। Coming out, he trembles at the sink. The cold water
running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hairs on his wrists. बाहर आने के बाद वो बेसिन के पास आते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं। ठंडा पानी जो उनके भूरे हाथों पर पड़ता है तो कुछ बूंदें उनके सफेद बालों पर चिपक जाता है। पानी जीवन का संकेत है और सफेद बाल बुढ़ापे का। अतः बुढ़ापे ने उनकी जिंदगी को थाम लिया है। अब हम 8th और 9th लाइन करेंगे। His silent children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep. साइलेंट का अर्थ है बदमिजाज। उनके बदमिजाज बच्चे कोई भी पिता के साथ समय नहीं बिताना चाहते, ना तो कोई जोक या अपने सीक्रेट्स या कोई राज अपने पिता को बताना चाहते हैं। अब हम 10th, 11th और 12th लाइन करेंगे। Listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. स्टैटिक का अर्थ है घर घर जो आवाज आती हो। मिजरेबल साउंड, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से जो आवाज आती है उसे हम स्टैटिक कहते हैं। पिता फिर अपना स्टैटिक रेडियो सुनते हैं और सुनते सुनते वो सो जाते हैं और सपने में देखने लगते हैं अपने पूर्वजों को। वह पूर्वजों के बारे में और अपने भविष्य आने यानी पोते पोतियों के बारे में वो सोचते हैं। उन्हें लगता है नोमैड्स, जिन्हें हम बंजारे भी कहते हैं, उनसे काफी अच्छे थे जो पूरे परिवार के साथ रहते थे और उनकी पूरी टोली तंग रास्तों से गुजरते हुए विभिन्न जगहों पर ठहर जाती थी, परंतु पूरा परिवार वहां भी एक साथ रहता था, एक साथ खाता था और एक साथ पीता था। स्टैटिक का अर्थ है मिजरेबल नॉइज। अतः कहने का ये मतलब है कि सोते समय भी पिता को चैन नहीं थी। वहां भी रेडियो की जो आवाज थी वह भी उन्हें परेशान ही कर रही थी। जैसे उनके जीवन में परेशानी थी, वह कवि ने फिर से रेडियो के साउंड के द्वारा भी बताया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।